MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर दिखाएंगे आपको। कांवड़ियों के भेष में उपद्रवियों को योगी की लास्ट वार्निंग। कांवड़ में लाठी पत्थर चलाने वालों के कहां लगने वाले हैं पोस्टर, बताएंगे। कल सीआरपीएफ जवान से मारपीट करने वाले कांवड़ियों पर चल गया बाबा का डंडा। बात करेंगे क्यों उत्तर प्रदेश में रद्द होने वाला है 3 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, क्यों कैंसिल हो जाएंगे गाड़ियों के लाइसेंस। देखेंगे पाकिस्तान के साथ बर्मिंघम में भारत का मैच रद्द हो गया आखिर क्यों। शिखर धवन ने क्यों कहा देश से बढ़कर कुछ नहीं। दिखाएंगे कैसे मसूद अजहर और हाफिज सईद की आतंकी फैक्ट्री फिर से खड़ी करने में जुटे असीम मुनीर। क्या पाकिस्तान अब होगा ब्लैकलिस्ट। साथ ही आपको बताएंगे अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब कहां उड़ते बोइंग प्लेन में फिर इंजन में लग गई आग। बात करेंगे हिंदी बोलने पर अब कहां ट्रेन में भिड़ गई महिलाएं। ठाकरे की शिवसेना का क्या है पुंगी और लुंगी वाला एजेंडा। और आखिर में दिखाएंगे सैलाब में क्यों बहने लगे तुर्की, ताइवान और साउथ कोरिया। कहां सड़कों पर बहने लगी मछलियां। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। शुरू करें उससे पहले हेडलाइंस। यूपी के मेरठ में सीएम योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। कहा कुछ लोग कांवड़ियों को बदनाम करने की कर रहे हैं साजिश, उत्पात करने वालों के खिलाफ होगा एक्शन। कांवड़ियों का स्वागत करते नजर आए चंदौसी सीओ अनुज चौधरी। कांवड़ियों पर बरसाए फूल, फल और दवाइयां बांटी। कहा कांवड़ यात्रा में बाधा बर्दाश्त नहीं होगी, कांवड़ियों से भी संयम बरतने की अपील की। संसद के मॉनसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। किरण रिजिजू बोले नियमों के तहत ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, शांतिपूर्ण सदन चलाने में मदद करे विपक्ष। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग लगाने की तैयारी में सरकार। संसद के इसी सत्र में आएगा महाभियोग प्रस्ताव। अब तक 100 से ज्यादा सांसदों ने किए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर। जस्टिस वर्मा के घर से मिला था भारी मात्रा में कैश। प्राकृतिक आपदाओं पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। हिमाचल प्रदेश में मल्टी सेक्टरल टीम बनाने के निर्देश हैं। कई संस्थानों के विशेषज्ञ टीम में होंगे शामिल। आपदा से नुकसान का वैज्ञानिक आकलन करेगी टीम। महाराष्ट्र विधानसभा में मोबाइल फोन पर रमी खेलते देखे गए महाराष्ट्र के कृषि मंत्री। विपक्ष ने उठाए सवाल। कहा सीएम फडणवीस मंत्री पर करें कार्रवाई। कृषि मंत्री ने सफाई दी। कहा अधूरा वीडियो दिखाया गया। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के स्कूलों में भी गीता का श्लोक अनिवार्य। कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा गीता का श्लोक। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया पत्र। चंदन हत्याकांड में शूटर तौसीफ समेत 4 आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार। ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाए जाएंगे सभी आरोपी। निशु खान के घर पर रची गई साजिश। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर और उसके गुर्गों पर कसा शिकंजा। नीतू और नवीन को मिलने वाले फंड की हो रही है जांच। बलरामपुर कोर्ट के बाबू राजेश उपाध्याय से भी होगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने जैश के 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। डचान इलाके में एनकाउंटर जारी। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच रद्द। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के लीग के तहत आज इंग्लैंड में खेला जाना था मुकाबला। शिखर धवन बोले देश से बढ़कर कुछ नहीं। दुनिया के सामने पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुए नुकसान की नई तस्वीर सामने आई है। भारत ने किराना हिल्स स्थित परमाणु ठिकाने को बनाया था निशाना। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को घेराबंदी तेज हो गई है। इस्लामी पार्टी ने ढाका में निकाली बड़ी रैली। यूनुस से जल्द चुनाव करवाने की मांग के साथ दिखाए कड़े तेवर। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। बीएलए ने क्वेटा, मस्तंग और नसीराबाद में किया अटैक। हमले में पाक सेना के मेजर समेत 7 सैनिक ढेर। अमेरिका में डेल्टा एयरलाइंस के प्लेन में लगी भयंकर आग। विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। लॉस एंजलिस से अटलांटा जा रही थी फ्लाइट। देश के बड़े हिस्से में बाढ़ बारिश का कहर। राजस्थान के कई जिलों में बारिश ने मचाई तबाही। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में नदियां उफान पर। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं एक तस्वीर के साथ, हिला देने वाली तस्वीर।
एक टाइटैनिक फिल्म आपने देखी होगी, जहाज डूब रहा था, क्या मंजर था, कितना डर और दहशत था लोगों में। इसी तरह का एक मुसाफिर पानी का जहाज देखिए जब डूबा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आग लग गई है, जहाज में आग लगी है और उसके बाद देखिए लोग छलांग लगा रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहां से लोग कूद रहे हैं। ये एक शख्स कूदा है, देखिए एक शख्स कूदा, जो वीडियो बना रहा है वो रो रहा है। भीषण आग लगी हुई है जहाज में, पानी का जहाज, 300 यात्री सवार हैं इसमें। एक शख्स फिर कूदा है जहाज से, आप देखिए शख्स कूदा है जहाज से। ये देखिए यहां से, ये मैं आपको घेरे में दिखा रहा हूं, ये एक शख्स फिर कूदा है पानी के अंदर। ये देखिए ये कूदे लोग। सोचिए जब जहाज में आग लगी है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उसके बाद खुद को बचाने के लिए कूदने के सिवाय कोई मौका नहीं। ये देखिए एक शख्स ये कूदा है, महिलाएं बच्चे एक एक कर जहाज से कूद रहे हैं। ये देखिए कूदा एक शख्स, ये दूसरा शख्स कूदा है, देखिए ये तीसरा कूदा है। ये देखिए एक पिता ने अपने बच्चे को गोद में ले रखा है, किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी में दूर दूर तक आपकी जहां तक नजरें जाएंगी, ये वो लोग जहाज में खड़े हुए हैं जो कूदने का इंतजार कर रहे हैं, अपनी जान बचाने का इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए बहुत से लोग जो खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये इंडोनेशिया का जहाज था और इसमें 300 यात्री सवार थे। अचानक आग लगी, आग की ऊंची लपटें आपको दिखाई दे रही हैं, धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है और एक एक कर लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद रहे हैं। एक पिता को देखिए अपने बच्चे को गोद में लिए हुए। Mohon pihak yang monitor ini, kami mohon bantuan. Saat ini kapal kebakaran. और ये उम्मीद कि जल्द से जल्द इन लोगों तक रेस्क्यू की टीम पहुंचे और इन्हें बचाया जा सके। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, उपद्रवियों का पोस्टर वाला इलाज योगी करने जा रहे हैं। योगी दरअसल खुद आज कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली से जा रहे थे, मेरठ रास्ते में पड़ा तो बाबा रुक गए और उसके बाद कांवड़िए निकल रहे थे, उन पर फूलों की बारिश कर रहे थे योगी। पीछे ऑपरेशन सिंदूर भी शामिल है, उससे भी कांवड़ बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने जब देखा ऑपरेशन सिंदूर का भी कांवड़ आ रहा है तो बाबा ने उसे रुकने को कहा और उसके बाद उस पर फूलों की बारिश की।
एक तरफ योगी आदित्यनाथ फूलों की बारिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ मिर्जापुर से, यूपी के मिर्जापुर से तस्वीर आई कि सीआरपीएफ के जवान के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। बाबा ये तस्वीरें देख रहे थे और बाबा तक ये तस्वीरें पहुंची भी कि क्या हो रहा है। था जिस सीआरपीएफ के जवान के साथ कांवड़ियों ने मारपीट की है। योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है। तो योगी आदित्यनाथ के राज में सभी पर बराबर की कार्रवाई होती है। जितने मारपीट करने वाले थे उन सब की गिरफ्तारी हो गई। तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिर्जापुर में जिन लोगों ने सीआरपीएफ के जवान को बेरहमी से मारा, घूंसों से, थप्पड़ों से, लातों से मारा, उनकी गिरफ्तारी कर ली है पुलिस ने, उन पर एक्शन हुआ है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई आज हरिद्वार से। कांवड़ियों ने एक शख्स को पीटा है, लातों से मारा एक शख्स को। और इसके बाद देखिए दूसरी तरफ एक और तस्वीर आई कि कैसे कांवड़ियों के बीच देखिए हाथी पहुंच गया वहां। गजराज जो डीजे की आवाज सुनकर भड़क गए, उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा दी। जो कुछ भी हो रहा है योगी आदित्यनाथ की इस पर नजर है। आज योगी ने खुद सर्वे किया है उन इलाकों का जहां से कांवड़ यात्रा गुजर रही है। गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, उन इलाकों का योगी ने सर्वे किया है। जहां भी जो भी हिंसा कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, बाबा का डंडा अब उस पर चलने वाला है। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। कांवड़ में उत्पात और उपद्रव पर योगी ने कड़ा ऐलान कर दिया है। साफ कह दिया है कि साजिश वाले नपेंगे और सबके पोस्टर छपेंगे। दरअसल कांवड़ यात्रा शुरू होते ही जगह जगह से हंगामा, तोड़फोड़ और उपद्रव की तस्वीरें सामने आने लगी। इसे लेकर योगी बहुत सख्त हैं। वो खुद कांवड़ यात्रा में उतरे, इंतजामों को परखा और फिर कड़ी नसीहत दे दी कि कांवड़ियों के वेश में जो भी उपद्रव मचाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए पूरे कांवड़ रूट और गड़बड़ी फैलाने वालों की तस्वीरें रिकॉर्ड हो रही हैं और कांवड़ यात्रा खत्म होते ही उनका होगा पोस्टर वाला इलाज। मतलब आस्था से खिलवाड़ और कानून तोड़ने वालों पर चलेगा योगी का हंटर।
अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं। अब देखिए, ऐसा उपद्रव करने वाले जितने भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग वो हैं जो कांवड़ यात्रा में चुपचाप जा रहे हैं, आस्था का सम्मान करते हुए जा रहे हैं। कुछ उसमें ऐसे भी हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। ऐसे लोग शायद 1% भी नहीं है। ऐसे लोगों पर अब एक्शन होगा। कांवड़ यात्रा में तोड़फोड़ और उपद्रव पर सीएम योगी बहुत सख्त हैं। योगी ने खुद कांवड़ यात्रा का जायजा लिया और कड़े निर्देश दिए। कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उपद्रवी और शरारती तत्व कांवड़ियों के वेश में छिपे हो सकते हैं। कांवड़ यात्री उन्हें बेनकाब करें और उपद्रवियों को पनपने ना दें। कांवड़ को बदनाम करने वालों के सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं। कांवड़ यात्रा के बाद बाकायदा उन सब के पोस्टर लगेंगे जिन्होंने हिंसा की है। मतलब ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उनसे नुकसान की भरपाई होगी और रासुका भी उन पर लग सकता है। कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया से भी साजिश में लगे। जनता और प्रशासन मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करे। कांवड़ को खंडित करने या आस्था से खिलवाड़ पर एक्शन होगा। कांवड़ यात्रियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वो दूसरों का ख्याल रखें और रास्ते में गंदगी न फैलाएं। हम सबका यह दायित्व है कि एक दूसरे की परेशानी समझें। मतलब किसी तरह के विवाद या जाम से भी बचना चाहिए। शिव भक्त समझें कि वो कठिन परिश्रम से कांवड़ ला रहे हैं। वो ऐसा कोई काम ना करें जिसे शरारती तत्व मुद्दा बनाए। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं। उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। तो ये आस्था का सवाल है और आस्था से जुड़ा हुआ ये कांवड़ यात्रा है। ये कांवड़ यात्रा सदियों तक हमेशा चलता रहेगा और इसमें किसी तरह का कोई अगर भेदभाव करने वाला नेता है, कोई सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिसमें भेद करती है। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। खासकर समाजवादी पार्टी के जो अराजक तत्व हैं वो कांवड़ियों के भेष में घुस करके कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और देखिए, सिर्फ कहा नहीं जा रहा है, इस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। जो शुरू में मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि मिर्जापुर में सीआरपीएफ के जवान के साथ बुरी तरह से पिटाई की गई और उसके बाद इस पर सवाल भी कानून व्यवस्था को लेकर उठे कि एक वर्दीधारी के साथ इस तरह बेरहमी से मारपीट की गई है। उसके बाद फौरन एक्शन हुआ। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद उन सब लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो इसमें शामिल थे। और सपा नेता रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं। एक सीआरपीएफ के जवान थे जो अपनी ड्यूटी के लिए ब्रह्मपुत्रा मिल को पकड़ने के लिए आए थे। उन्हीं के साथ कुछ वर्दीधारी जो है लाल ड्रेस में लड़के थे, उनका आपस में विवाद हुआ है और इस संबंध में हम लोगों के द्वारा 7 आरोपियों को जो है हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। फूल बरसाए हैं तो ठीक है, उनकी आस्था है ये, लेकिन कांवड़ियों ने जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों को मारा, कुछ महिलाओं को मारपीट कर रहे हैं, जितनी उद्दंडता कर रहे हैं, उसकी योगी जी को निंदा करनी चाहिए। शुरू में मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ मेरठ में थे, लेकिन मेरठ से पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे। चारों तरफ हलचल थी कि आखिर योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्यों आए हैं।
तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। कहा गया योगी जब पीएम से मिल रहे थे, साथ में बैठे थे, तो योगी अपने साथ में एक फाइल लिए हुए, देख रहे हैं आप, उनके हाथ में एक फाइल है। आखिर इस फाइल में क्या था? बहुत से कयास और बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिले। आखिर इस मुलाकात के पीछे वजह क्या थी? एक के बाद एक दिल्ली में यह मुलाकातों का दौर क्यों था? अगली तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ फिर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। यानी जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी, तीनों नेताओं से योगी आदित्यनाथ मिले। तो इन मुलाकातों को लेकर कयासों और अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया कि आखिर इस मुलाकात के पीछे वजह क्या थी। तो अलग अलग बातें कही जा रही हैं। पॉलिटिकल जानकार कह रहे हैं क्या नए प्रदेश अध्यक्ष पर चर्चा हुई है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष अभी तय होना है। चर्चा यह है कि योगी ने इस मुद्दे पर 3 बड़े नेताओं से बात की है। सपा के पीडीए का मुकाबला करने के लिए योगी का खास प्लान है। कहा जा रहा है कि एससी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष यूपी का बनाया जा सकता है। इसमें विद्यासागर सोनकर और रामशंकर कठेरिया का नाम शामिल है। खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए ओबीसी चेहरे के नाम पर भी चर्चा हुई है और इसमें सबसे बड़े दावेदार केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह है। क्या मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है? इसकी भी संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद कई फेरबदल होने हैं। मंत्रिमंडल के चेहरे अगर संगठन में बड़े पद पर जाएंगे तो मंत्रिमंडल में कैसे संतुलन बनाना है, दिल्ली में इस पर चर्चा हुई। क्या 2027 की भी तैयारी हो रही है? लगातार बीजेपी के सहयोगियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और अनुप्रिया पटेल के साथ कई विधायक नाराजगी जता चुके हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में सहयोगियों की नाराजगी दूर करने पर बात हुई है। 2024 में बीजेपी का बड़ा ओबीसी और दलित वोट बैंक खिसक गया। इसे 2027 में यूपी चुनाव में दोबारा पाना मीटिंग का मुद्दा बताया जा रहा है। क्या मुख्य सचिव का विस्तार भी मुद्दा था? मुख्य सचिव मनोज कुमार को सेवा विस्तार मिल सकता है। यूपी के मुख्य सचिव का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा है। उनकी सेवा 1 साल बढ़ाने के लिए योगी ने केंद्र को पत्र भेजा था और खबर है कि अब मोदी शाह से भी इस मामले में बात हुई है। तो इन मुद्दों पर मुलाकात हुई और योगी इसी वजह से दिल्ली आए थे। अब यूपी से ही एक और बड़ी खबर है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। 3 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा। यानी 3 लाख लोग गाड़ियां नहीं चला पाएंगे जिनके पास यूपी में गाड़ियां हैं। पहली वजह मैं आपको बताऊं, आखिर ये 3 लाख लोग कौन है? न सिर्फ गाड़ियां बल्कि लाइसेंस भी रद्द होने वाले हैं। यानी लाखों गाड़ियां अपने आप बंद हो जाएंगी सड़कों पर चलना। वजह देखिए, यूपी में 3 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त हो सकता है। यूपी परिवहन विभाग ऐसी गाड़ियों की पहचान कर रहा है जिनके 5 या उससे ज्यादा चालान कट चुके हैं। जी हां, अगर आप यूपी में रहते हैं, आपके चालान 5 या उससे ज्यादा कट चुके हैं, लेकिन चालान का जुर्माना आपने नहीं भरा है, ऐसे लोगों के लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी है। गाड़ी की आरसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा ताकि ऐसे वाहन सड़क पर न चल सकें। 3 लाख से ज्यादा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएंगे। 58,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी है। यूपी में चालान की बकाया राशि करीब सोचिए 5,000 करोड़ रुपए चालान की राशि बकाया है। लोगों ने नियम तोड़ने के बाद चालान की राशि जमा ही नहीं की है। यातायात पुलिस ने अब इसको गंभीरता से ले लिया है। सख्त कार्रवाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग ने आरसी और डीएल सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक 1,000 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं। 3,964 आरसी को सस्पेंड कर दिया गया है। यातायात नियमों को तोड़ने में सरकारी गाड़ियां सबसे आगे हैं। सरकारी नंबर वाली गाड़ियों का चालान नहीं कटता है, इसलिए सरकारी गाड़ी के ड्राइवर ज्यादा कानून तोड़ते हैं। एक सच ये भी है। लेकिन सोचिए जरा, उत्तर प्रदेश सरकार चालान से कितनी कमाई होती है साल भर में? चालान जो हो रहा है उससे भी लंबी चौड़ी मोटी कमाई हो रही है। देखिए जरा आंकड़ा, साल 2025 अभी 30 जून तक 252 करोड़ रुपए के चालान कट चुके हैं। एक साल पीछे चलिए, 2024 में चालान 501 करोड़ रुपए की वसूली हुई, 501 करोड़ की वसूली। 2023 में 581 करोड़ के चालान की वसूली हुई थी। 2022 में 556 करोड़ के चालान की वसूली हुई और 2021 में 599 करोड़ का चालान की वसूली हुई। अभी 5,000 करोड़ का चालान राशि वसूली जानी बकाया है। चालान से होने वाली कमाई क्या होता है? सीधे सरकारी खाते में जाती है। रकम का कुछ हिस्सा परिवहन विभाग को मिलता है जो बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। बाकी रकम सरकार जरूरत के हिसाब से खर्च करती है।
ये होता है चालान राशि का। इसलिए अगर आप यूपी में रहते हैं और 5 से ज्यादा चालान कट चुके हैं तो उससे पहले ही चालान की राशि भर दें, वरना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दोनों निरस्त हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिर तैयार होने लगी है आतंक की फैक्ट्री। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले पाकिस्तान को बलूच लिबरेशन आर्मी ने पीटा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो धमाके की तस्वीर आप देख रहे हैं, देख रहे हैं आप, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को उड़ा दिया। इसमें पाकिस्तान का एक मेजर बैठा हुआ था। देखिए इस गाड़ी का हश्र क्या हुआ। ये है गाड़ी, ये गेट देख रहे हैं, इसके परखच्चे उड़ चुके हैं। इसी में धमाका हुआ। पाकिस्तानी सेना का बड़ा अधिकारी बैठा था। यह है पाकिस्तानी सेना का मेजर अनवर इस गाड़ी में सवार थे। मेजर अनवर गाड़ी चला रहे थे और बलूच लिबरेशन आर्मी के इस धमाके में मेजर अनवर मारे गए। दूसरी तरफ भारत पर जो अटैक हुआ उसे आज भी देश भूला नहीं है। पहलगाम में जो अटैक हुआ, पहलगाम अटैक के बाद इसमें 26 बेगुनाह लोगों की जानें गई। इसके बाद भारत ने क्या किया, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। भारत ने पाकिस्तान में घुस कर मारा। बहावलपुर आप देख रहे हैं, ये मसूद अजहर का ठिकाना हुआ करता था। मसूद अजहर के परिवार के बहुत से लोग इस बहावलपुर में मारे गए। इस बहावलपुर में मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। अगली तस्वीर देखिए, यह है इस बहावलपुर की तस्वीर। पाकिस्तानी सेना और सरकार ने फंड दिया है और फिर से आतंकी ठिकाने बनने खड़े होने शुरू हो गए हैं। और इस बीच देखिए जरा, भारतीय टीम जा रही थी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने और यह मैच बर्मिंघम में होने वाला था। बर्मिंघम में यह मैच हो रहा था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, अगली तस्वीर देखिए। भारतीय खिलाड़ियों ने, जिसमें हरभजन सिंह, रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान शामिल हैं, इन्होंने मैच खेलने से मना कर दिया। और आज जो ये मैच होना था, ये मैच रद्द हो गया है, जो भारत पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों के बीच होना था। ये रिपोर्ट देखिए। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। सियासत और कूटनीति की पिच पर जिस पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है, उस पाकिस्तान को अब खेल में भी बड़ा झटका और बेइज्जती मिली है। हरभजन, रैना और धवन जैसे सितारों ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से मना कर दिया। साफ कह दिया कि खून और खेल एक साथ नहीं चल सकते। जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुई आतंकी फैक्ट्रियों की मरम्मत में लगा है, उसे खेल के मैदान में भारत ने बड़ा झटका देकर साफ कर दिया है। जब तक पाकिस्तान आतंक का साथ नहीं छोड़ेगा, न उसके साथ कोई बात होगी, न कोई मैच। अब देखिए जरा क्या कहा है भारतीय टीम के इन खिलाड़ियों ने, भारतीय शेरों ने, और कैसे मैच रद्द हो गया। पहलगाम हमले के बाद आज भारत पाकिस्तान का एक क्रिकेट मैच होना था। इंग्लैंड के बर्मिंघम में यह मैच शुरू होने से पहले ही रद्द हो गया है। भारतीय सोशल मीडिया पर लगातार मैच का विरोध जता रहे थे, कह रहे थे आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों खेलना। भारतीय टीम के कई खिलाड़ी भी मैच नहीं खेलना चाहते थे। शिखर धवन ने कहा, मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। हरभजन, रैना, इरफान और यूसुफ ने भी खेलने से मना कर दिया। कड़े विरोध के बाद आयोजकों को मैच रद्द कर फैसला लेना पड़ा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स रिटायर क्रिकेटरों का एक टूर्नामेंट है। दरअसल यह चैंपियनशिप 18 जुलाई से 2 अगस्त तक इंग्लैंड में हो रही है। इसमें भारत, पाकिस्तान और इंग्लैंड समेत दुनिया की 6 टीमें। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है, यानी पिछली बार टूर्नामेंट भारत ने जीता था। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन भी इस टूर्नामेंट के मालिकों में से एक हैं।
आयोजकों ने इस मैच के लिए अब भारतीयों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य दर्शकों को सुखद पल देना रहा है। जब हमें यह पता चला कि इस साल पाकिस्तानी हॉकी टीम भारत आ रही है, वॉलीबॉल समेत अन्य खेलों में भी दोनों देशों में मुकाबला हो रहा है, इसलिए हमने भारत पाकिस्तान के बीच मैच का फैसला लिया था। लेकिन लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए हम माफी मांगते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रामदास अठावले और प्रियंका चतुर्वेदी। इंडिया और पाकिस्तान की जो मैच इंग्लैंड में हो रही है, ये बात सही है कि पहलगाम में मतलब आतंकवादियों का हमला हुआ था। उसके बाद आतंकों के ढेरे पूरे उद्ध्वस्त कर दिए चुके थे माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और अभी मतलब कोई युद्ध का विषय अभी तो नहीं है, लेकिन ये मैच के बाद अलग है, खेल में राजनीति लाने की आवश्यकता तो नहीं है। अगर वो खेल इंडिया में होता था तो थोड़ा सा सीरियस होता था, लेकिन ये मैच इंग्लैंड में है और युद्ध में मतलब पाकिस्तान को हमने हराया है। अभी और भी उसके जो क्रिकेट की टीम है उसको भी हराने का मौका हमको मिला है, तो अपोजिशन इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। कहाँ तक ये सही है कि WCL जो इंग्लैंड में हो रहा है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सपोर्ट से हो रहा है, कि वो लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच करें, वो इंडिया की जर्सी पहने। एक तरफ हमने उनको यूट्यूब बैन किए हुए, न्यूज चैनल्स बैन किए हुए, स्ट्रीमिंग बैन की हुई, ये सब बैन किया हुआ है। दूसरी तरफ हम क्रिकेट मैच होने दे रहे हैं। तो मैंने इसका विरोध किया था और मैं सबकी शुक्रगुजार हूं कि सब लोग ने इस बात पे मेरा समर्थन किया। और आज WCL के जो ओनर्स हैं, जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, सबको मजबूर किया ये मैच कॉल ऑफ करने के लिए। आने वाले समय में कोई भी, जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद को लेकर अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होती है, मैं मानती हूं कि हमें कोई भी उनके साथ ना ही रिलेशनशिप रखना चाहिए, ना ही उनके साथ क्रिकेट मैचेस होने चाहिए। और दूसरे देशों में जाकर ये मैचेस करना और अपने प्रॉफिट का ध्यान रखकर देश नेशनल इंटरेस्ट को नहीं रखना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आतंक को पाल रहा है, न सिर्फ पाल रहा है बल्कि किस तरह से उसे पोषण दे रहा है। ये मसूद अजहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। मसूद अजहर का जो ठिकाना था, अगली तस्वीर दिखाऊं, बहावलपुर की हाल आप ये देख रहे हैं। बहावलपुर पर एक के बाद एक भारत की मिसाइलें गिरी थी, पूरी तरह से उसका अड्डा तबाह हो गया। दर्जनों लोग उसके मारे गए थे, गुस्से में था। उसका ऑडियो भी हमने आपको सुनाया था कि मसूद अजहर रो रहा है। लेकिन अब इस इमारत में फिर से काम शुरू हुआ। अगली तस्वीर देखिए। बाकायदा फंड दिया है पाकिस्तान सरकार ने। कितना पैसा दिया है, कितने करोड़ों रुपए दिए हैं पाकिस्तान सरकार ने। आइए आपको बताऊं कैसे बहावलपुर का ये ठिकाना फिर से मसूद अजहर बनाने की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 आतंकी ठिकाने उड़ा दिए थे, उनमें से एक ये। इन्हीं ठिकानों की फिर से मरम्मत में पाकिस्तान जुट गया है। पाक के फील्ड मार्शल असीम मुनीर खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। शाहबाज और पाक सेना ने मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड दिया है। मुनीर ने इस फंड को बढ़ाकर सोचिए 100 करोड़ रुपया कर दिया है। पैसा पाक आर्मी वेलफेयर और आर्मी हाउसिंग स्कीम से दिया जा रहा है, यानी पाक के सैनिकों का फंड आतंकी सेवा में लगाया जा रहा है। आतंकी ठिकानों की मरम्मत का काम भी चीनी कंपनियों को दिया गया है। यही कंपनी पहले POK में पाक के लिए निर्माण कार्य कर रही थी। कहा जा रहा है कि मुनीर का झुकाव इस बार जैश की तरफ बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जैश के बहावलपुर में मुख्यालय में रिपोर्ट सीधे मुनीर को दी जा रही है। इसी जैश हेडक्वार्टर को भारत ने मिसाइल मारकर उड़ा दिया। भारतीय हमले में मसूद अजहर के परिवार के लोग भी मारे गए। इसलिए मुनीर मसूद को भारत के खिलाफ हथियार बनाना चाहता है। बहावलपुर से भारत आतंकियों की बड़ी घुसपैठ कराई जा सकती है और भारतीय हमले के बाद मसूद को ISI सेफ हाउस में रखा गया था। बहावलपुर में जैश के साथ मुरीदके में लश्कर का ठिकाना बनाया जा रहा है। दोनों को आतंकी ठिकाने बनाने के लिए 60 करोड़ का फंड दिया गया है। यह है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही, काफ़ी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के उत्तर कोई मंत्री नहीं, कोई विशेष सूत्र नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं।
और पार्टी मीटिंग में इंडिविजुअल केस और इंडिविजुअल विषय को हम नॉर्मली चर्चा नहीं करते हैं। नहीं, उन्होंने उठाया कि पार्लियामेंट में उठाएंगे इसका। अच्छा, पार्लियामेंट में उठाना है तो वो पार्लियामेंट में हम तो मना नहीं कर सकते नोटिस देने में। परमिशन देंगे नहीं देंगे वो चेयर तय करेंगे नियम के तहत। सर, ऑपरेशन सिंदूर पर कब चर्चा होगी? वो टाइम अभी हम कल आपको दोपहर तक जानकारी दे देंगे। आदरणीय मोदी जी जितना अहमियत पार्लियामेंट को देते हैं और जितना टाइम पार्लियामेंट में रहते हैं, आज तक कोई प्रधानमंत्री उतना लंबा पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं। जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है उसको आप डाइवर्ट करके प्रधानमंत्री के ऊपर में आप हमला करना चाहता है, ये मत कीजिए, मेरा तरफ से अनुरोध है। एक ही सवाल वो बेटी मुझे पूछती है कि ताई आप लोग जाके आए, ताई मतलब बड़ी बहन मराठी में है, कि आप गए दूसरे देशों को सब बताया, सब ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी की जिसने हत्या की वो हत्यारा कौन था, वो कहाँ गया, कितने लोग थे और मुझे न्याय कब मिलेगा? वो बच्ची रोज जब मैं उससे बात करती हूँ और मैंने उसको वायदा किया है कि हम सब मिलके राजनीति से ऊपर उठ के इस फैमिली को न्याय हम देंगे और जिन्होंने ये गंदी हरकत की है, जो आतंकवाद भारत में फैलाए, वो पकड़े जाने चाहिए। राइट, अब आपको बताता हूं, न सिर्फ एक ठिकाना बहावलपुर फिर से बना रहा है पाकिस्तान, असीम मुनीर ने पैसा दिया, बल्कि एक और मुरीदके, आपको याद है ये हाफिज सईद का ठिकाना था, इस मुरीदके को भी भारत ने तबाह कर दिया था, इसकी भी मरम्मत और काम शुरू हो गया है। देखिए कौन कौन से वो ठिकाने हैं, वो टेरर कैंप जिसमें बाकायदा काम शुरू हो गया है फिर से उसे बनाने का। इस मुजफ्फराबाद, कोटली, बरनाला, सियालकोट, मुरीदके, बहावलपुर, ये आतंकी ठिकाने भारत ने उड़ाए थे, इन पर काम शुरू हो गया है। अब आपको बताऊं कैसे काम शुरू हुआ, पैसा कहां से आया आतंकियों के पास, कौन सा पैसा दिया है और किस किस ने पैसा दिया, ये पैसा पाकिस्तान सरकार को कौन दे रहा है? पाकिस्तान विदेशी कर्ज का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग में कर रहा है। एशियाई विकास बैंक से पाक को 7,000 करोड़ का फंड मिला, दावा इसी फंड से जैश हेडक्वार्टर की मरम्मत कराई जा रही। बहावलपुर में सुभान अल्लाह मस्जिद को दोबारा बनाया जा रहा है, मुजफ्फराबाद की अब्बास मस्जिद को मोटा फंड दिया गया, दावा ये पैसा आईएमएफ और एडीबी से मिले कर्ज से ट्रांसफर हुआ है। यानी साफ तौर पर पाक विदेशी फंडिंग आतंकी ठिकानों में लगा रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कर्ज पर काफी सख्त और कड़े दिशा निर्देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय फंड का इस्तेमाल देश के आर्थिक सुधार में हो सकता है, कर्ज में मिले विदेशी फंड के निवेश की लगातार निगरानी होती है। आतंकी फंड और मनी लॉन्ड्रिंग की एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बाकायदा निगरानी करता है। आतंकवाद को बढ़ावा या आतंकी ठिकानों में फंड इस्तेमाल के सबूत मिले हैं तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में और फिर ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। इसके बाद पाक को आईएमएफ, विश्व बैंक, कहीं से भी कर्ज मिलना असंभव हो जाएगा। ब्लैक लिस्टिंग से पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी प्रभावित होगा, क्योंकि अन्य देशों के साथ पाक को वित्तीय लेन देन में समस्या होगी। फिलहाल अभी पाक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, तो पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। एक और बड़ी खबर है, पिछले दिनों अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसके बाद बहुत से लोग विमान में सफर करने से घबराते भी, लेकिन एक और विमान में आग लग गई। फिर बोइंग के प्लेन में हादसा हो गया है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अहमदाबाद में जो हादसा हुआ जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जानें गई, ये विमान भी बोइंग का था, बोइंग 787 विमान। इसकी तस्वीरें आज भी नजरों से नहीं गई हैं और इसको देखने के बाद तस्वीरें फिर से एहसास होता है हमने अपने 250 से ज्यादा लोगों को खोया। अगली तस्वीर देखिए, बोइंग का ये विमान देखिए, ये आग लगी हुई है। विंग के नीचे आपको नजर आ रहा है, ये बोइंग का विमान हवा में था, उड़ान भर रहा था, उसी वक्त आग लग गई। देखिए विंग के ठीक आगे आपको नजर आ रहा है आग लगी हुई, आग जल रही है, जहाज उड़ रहा है, नीचे आग लगी हुई है। और सोचिए जिस वक्त ये आग लगी है इस विमान में 280 यात्री सवार थे। Look at that! Whoa! अमेरिका में बोइंग के प्लेन में उड़ान भरने के बाद ही आग लग गई। आग की लपटों को देखकर करीब 300 यात्रियों की सांसें अटक गईं।
लोगों को फिर एक बड़े हादसे का डर सताने लगा। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इससे पहले अहमदाबाद में बोइंग का ड्रीम लाइनर क्रैश हो गया था। सवाल है, बोइंग के प्लेन लगातार हादसे का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्या बोइंग कंपनी विमानों में गड़बड़ी को छिपा रही है? अब देखिए जरा, यह भी बोइंग है, इसमें कैसे आग लगी, कितने यात्री सवार थे, सोचिए न जाने कितने लोगों की जान जा सकती थी अगर यह हादसा बड़ा हो जाता। ये देख रहे हैं, इस तरह से आग लगी इस विमान में। अमेरिका में बोइंग कंपनी के प्लेन में लगी है आग। विमान लॉस एंजलिस से दरअसल अटलांटा जा रहा था। टेक ऑफ के थोड़ी देर के बाद प्लेन के इंजन में आग लग गई। प्लेन में सवार यात्रियों ने कहा, उड़ान के बाद आग की लपटें उन्हें दिखी हैं। इंजन से निकल रही आग को लेकर क्रू मेंबर्स को जानकारी दी गई, जिसके बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फौरन बात की। फिर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद इमरजेंसी गेट से यात्रियों को बाहर निकाला गया और प्लेन में करीब 280 यात्री उस वक्त सवार थे। 2 पायलट और क्रू मेंबर्स भी थे। सभी पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जिस विमान में आग लगी वो बोइंग कंपनी का 767 और 400 प्लेन था। विमान में आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है और बताया जा रहा है कि प्लेन करीब 25 साल पुराना है। बोइंग के इस मॉडल में 2 इंजन लगे हैं। अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन FAA ने जांच शुरू कर दी है इसकी। 12 जून को अहमदाबाद में भी बोइंग का प्लेन क्रैश हो गया था। 7878 ड्रीम लाइनर के क्रैश में 260 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। अब यह हैरत में डालने वाला है कि बोइंग के विमान एक के बाद एक क्रैश हो रहे हैं। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये जो बोइंग एयरक्राफ्ट है, इसमें फ्यूल जो स्विच है, फ्यूल पंप स्विच, उसमें डिफेक्ट है। और 2018 में भी ब्रिटिश एविएशन अथॉरिटी ने एक सर्कुलर करा था कि हमें दोबारा चेकिंग होनी चाहिए और हर एयरलाइन को इसके लिए वार्न करा था। और अभी DGCA ने भी ये जो फ्यूल पंप है स्विच, इसके बारे में सर्कुलर निकाला है सारी एयरलाइंस को। और एयर इंडिया ने जिस तरीके से और टाटा ने कॉम्पनसेट करा है पैसेंजर्स को, बोइंग को भी कॉम्पनसेट करना चाहिए और बोइंग को अपने सारे एयरलाइंस के फ्यूल पंप्स दोबारा चेक करना चाहिए। अब सवाल यह है, इस बोइंग में आग लगी। भारत में जो विमान क्रैश हुआ अहमदाबाद, वो भी बोइंग था। और पिछले कुछ दिनों में अलग अलग देशों से खबर मिली है कि बोइंग के विमानों में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या बोइंग के विमानों में वाकई ये दिक्कत है? क्योंकि बोइंग अब तक पल्ला झाड़ रहा है। बोइंग कह रहा है हमारे विमान में दिक्कत नहीं है, कभी कह रहा है आपके पायलट में दिक्कत है, कभी कोई और दिक्कत बता रहा है। बोइंग ऐसा क्यों कर रहा है? 2017 से 2023 के बीच 813 विमान हादसे हुए हैं। 813। इसमें सबसे ज्यादा हादसे बोइंग के विमानों से जुड़े हैं। बोइंग के विमान 6000 से ज्यादा हादसों के शिकार हुए हैं। इन हादसों में करीब 9000 लोगों की मौत हुई है। आंकड़े बोइंग कंपनी के विमानों पर सवाल उठा रहे हैं। बोइंग 737 मैक्स में सॉफ्टवेयर की खराबी सामने आई। 787 ड्रीम लाइनर की बैटरी, इंजन, कॉकपिट में समस्याएं देखी गई। 2 इंजीनियर जो बोइंग की खामियों को उजागर कर रहे थे, दोनों इंजीनियर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लोगों ने मौत को लेकर बोइंग पर सवाल उठाए। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 241 लोगों की मौत हुई जो सिर्फ अंदर विमान के थे। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ान के बाद क्रैश हो गया। शुरुआती रिपोर्ट में हादसे की वजह फ्यूल स्विच बंद होना बताया गया। रिपोर्ट पर अमेरिकी मीडिया ने बोइंग का बचाव करना शुरू कर दिया। कई अमेरिकी रिपोर्ट में हादसे के लिए पायलट को जिम्मेदार बताया गया। भारत के पायलट एसोसिएशन ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। बोइंग दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनी है। सोचिए, इसकी सालाना जो कमाई है लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की है। दुनिया भर के बोइंग के 10,000 विमान उड़ रहे हैं इस वक्त। बोइंग कंपनी 150 देशों में सेवाएं दे रही है। किसी भी हादसे के बाद बोइंग खुद की गलती के बजाय हादसे के लिए दूसरी वजहों को जिम्मेदार बताने लगी ताकि बोइंग कंपनी की छवि पर असर न पड़े। यह है बड़ी वजह। आइए, लेकिन बोइंग को बाकायदा जांच करने के बाद आने वाली समस्याओं का समाधान खोजना होगा, वरना लोगों में जो डर और दहशत है वो बोइंग के विमानों में बैठना बॉयकॉट कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये तस्वीरें पिछले कुछ दिनों सामने आई और इसमें ज्यादातर कार्यकर्ता थे
राज ठाकरे के या उद्धव ठाकरे के। कभी किसी फेरी वाले को मार रहे हैं, कभी किसी ड्राइवर को मार रहे हैं, कभी किसी दुकानदार की पिटाई कर रहे हैं और कभी किसी टैक्सी ड्राइवर को मार रहे हैं। इन तस्वीरों के बाद न सिर्फ मार रहे हैं बल्कि उत्तर भारतीयों से, हिंदी भाषियों से माफी भी मंगवा रहे हैं। ये चाह रहे थे कि ये जो लड़ाई है ये लोकल मराठी लोगों में भी आ जाए, कार्यकर्ताओं से हटकर, और ऐसा हुआ। अगली तस्वीर देखिए। अब ये मुंबई की लोकल ट्रेन में हो रहा है। मराठी महिलाएं देखिए दूसरी तरफ हिंदी भाषी महिलाओं से कह रही हैं कि महाराज छोड़कर जाओ या मराठी बोलो। सुनिए। आपको मुंबई की लोकल की दिखा रहा हूं। इस लोकल में हिंदी भाषी, मराठी बोलने वाले, गुजराती सभी बैठते हैं, सभी आते जाते हैं। मुंबई की लाइफलाइन है। इसमें देखिए मराठी बोलने वाली महिलाएं और हिंदी बोलने वाली महिलाएं आमने सामने हैं। मराठी बोलने वाली महिलाओं और उनमें आपस में बहस हुई। बहस यहां तक पहुंच गई कि मराठी बोलो वरना बाहर जाओ, ट्रेन से बाहर चले जाओ, महाराष्ट्र से, मुंबई से बाहर चले जाओ। और दूसरी तरफ देखिए बाकायदा पोस्टर लगाए गए। नवी मुंबई में गैर मराठियों को धमकी दी गई है और इस पोस्टर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लिखा है। देखिए लिखा हुआ है कि मराठी बोलना सीख लो, मनसे वाला आएगा, ये लिखा हुआ है। महाराष्ट्र में रहना होगा, रोजगार करना होगा तो मराठी भाषा आनी चाहिए, मनसे प्रमुख का बयान। जो सियासी दल चाहते हैं वही हो रहा है। जो राज ठाकरे चाहते हैं वो मुंबई में होने लगा है। जो लोग मुंबई की लोकल में साथ बैठकर सफर करते थे, अब उद्धव राज की नफरती पॉलिटिक्स में तुम हिंदी हम मराठी करने लगे हैं। तो सवाल ये, क्या राज ठाकरे अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं? क्या राज अपनी जमीन तलाशने और अपने बेटे का भविष्य संवारने के चक्कर में लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं? देखिए बड़ा सवाल यह है कि मराठी और हिंदी भाषी मिलकर मुंबई को आगे बढ़ाते आए। देखिए कितने उत्तर भारतीय हैं और उत्तर भारतीयों की मेहनत भी मुंबई को बनाने और संवारने में शामिल है। महाराष्ट्र में शिवसेना उत्तर भारतीयों को टारगेट करती है। शिवसेना के टारगेट का केंद्र खासतौर से मायानगरी रहता है, जिसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोग हैं। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, झारखंड के लोग जाते हैं। 2008 में उत्तर भारतीय लोगों पर हमले का चलन तेज हुआ क्योंकि बाल ठाकरे ने राज ठाकरे को अपनी पार्टी से किनारे लगा दिया। राज अपनी सियासी जमीन की तलाश में उत्तर भारतीयों को टारगेट कर रहे थे उस वक्त भी, लेकिन कुछ ही महीनों में राज की एमएनएस को सच्चाई का एहसास हो गया। आज राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के पास न विधायक है और न सांसद है। बावजूद इसके एमएनएस इसके जरिए सियासी जमीन तलाश रही है, जबकि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है। एक आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में 3 करोड़ उत्तर भारतीय हैं जो मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और औरंगाबाद शहरों में रहते हैं। इनमें श्रमिकों के अलावा अच्छी खासी तादाद स्किल्ड वर्कर की भी है जो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अपनी मेहनत से बड़ा योगदान करते हैं। मायानगरी मुंबई में ही करीब 40 लाख उत्तर भारतीयों की तादाद है। ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, वसई और विरार में इनकी काफी संख्या है। कहते हैं कि उत्तर भारतीय एक दिन हड़ताल कर दें तो मुंबई थम जाएगी। बावजूद इसके उद्धव और राज उत्तर भारतीयों पर बदजुबानी करते हैं और उद्धव ठाकरे ने अपने सामना के संपादकीय में गोबर का कीड़ा तक लिखा था। और इसके बाद आपको याद होगा कल ही राज ठाकरे ने यह धमकी दी कि डुबो डुबो कर मारेंगे। सुनिए जरा। दुबे का किसान तो दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डुबे डुबे कर मारेंगे। तो दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डुबे डुबे कर मारेंगे। इससे पहले आपको याद होगा निशिकांत दुबे ने कहा था पटक पटक कर मारेंगे, उसके जवाब में राज ठाकरे ने कहा डुबो डुबो कर मारेंगे। सुनिए जरा, उत्तर भारतीयों से हमने ये पूछा जो राज ठाकरे कह रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, सुनिए।
गुंडागर्दी कर रहा है, वो ये सोच ले कि उत्तर प्रदेश और बिहार में आदमियों की कमी नहीं है और ना पहलवानों की कमी है ना ताकत वालों की कमी है। राज ठाकरे जी जो हैं सत्ता की लालच में बौखला गए हैं। एक दूसरे प्रांतों से अगर ये लड़ाने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे जी को बहुत महंगा पड़ेगा। ये जो कुर्सी की लालसा है वो छोड़ दे दोनों भाई मिलके। अगर कहा जाए तो यूपी के बल पे ही वो जिंदा है, तो उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जी राज ठाकरे पहले जो लोग भाजपा विरोधी थे वो पहले जाति ही बांटते थे, अब ये भाषाएं बांट रहे हैं। देखिए डुबो के मारने की बात है, जैसा करेंगे वैसे ही परिणाम उनको मिलेगा। 26 से वहाँ चुनाव भी है, ऐसा नहीं कि भारतवासी वहाँ नहीं रहते। जो उन्होंने वाक्य बोले उसमें जनता को आगे चुनाव में उनको जवाब दे देगी। मान लीजिए वहाँ का आदमी नहीं रहेगा तो वो लोग जी पाएंगे, यहीं के आदमी वहाँ पर जी पाता है, उन लोग को जिलाता है। क्या जॉब मिलती है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी रहता है, तो युवा हर जगह जॉब करता है सर, पढ़ने जाता है, नौकरी करने ये एक दूसरे की भावनाओं के खिलाफ है सर। आज यहाँ के लिए कुछ बोल रहे हैं, कल वहाँ के लिए नेताओं कुछ लोग बोल रहे हैं, ये गलत है सर। ये एकता तोड़ रहे हैं सर। ये केवल इनको कुर्सी दिखाई दे रही है, देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, इनको कुर्सी दिखाई दे रही है। बिहारी अगर वहाँ से निकल जाए तो सब भूखा मर जाएगा। वो सब वो लोग का अपना फार्मूला है, उससे कोई बिहारी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आइए आपको बताऊं कि ये जो भाषा वाली लड़ाई है ये अभी हिंदी और मराठी को लेकर हो रही है। देश में सियासतदान ऐसी लड़ाइयां करवाते रहे हैं सालों साल से। कब से होती आ रही है जरा देखिए। सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। भाषा विवाद दरअसल अंग्रेजों की देन है, जिसने इसे भड़काकर देश पर शासन किया। जिससे महाराष्ट्र में भाषा विवाद दशकों पुराना मुद्दा है, जिसे राज्य की शिवसेना पार्टी ने इसे खूब हवा दी। उसने अपनी सियासत भाषा विवाद से शुरू की। तब शुरुआती दिनों में दक्षिण भारतीयों को टारगेट किया गया था। 1960 के बाद के दशक में मुंबई में दक्षिण भारतीयों का दबदबा था। शिवसेना ने नारा दिया था बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी, जिसके बाद अब उत्तर भारतीय टारगेट पर हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में यूपी बिहार के लोग बहुत हैं। उद्धव राज को इस नारे से सियासी ताकत मिलती है। राज की कोई सियासी जमीन है ही नहीं, उद्धव हाशिए पर हैं, इसलिए ठाकरे बंधुओं ने फिर से इसे अपना एजेंडा बना लिया है। अब देखिए आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के नाम पर हुआ। आजादी के बाद पोट्टी श्रीरामुलु ने धरना दिया। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग की। 56 दिन के धरने के दौरान पोट्टी श्रीरामुलु की मौत हो गई, जिसके बाद आंध्र प्रदेश में जगह जगह दंगे भड़क गए, हिंसा हुई और 1953 में प्रधानमंत्री नेहरू ने आंध्र को अलग राज्य बना दिया। अब देखिए तमिलनाडु में भी हिंदी तमिल की आग भड़काई गई। डीएमके ने इसे खूब हवा दी। हिंदी का डर दिखाकर तमिल भाषी लोगों को डराया गया। तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ आंदोलन होने लगे, हिंसा हुई, जबकि केंद्र सरकार हिंदी के जरिए मजबूत एकता पर जोर दे रही थी। नतीजा यह हुआ कि 1967 में तमिलनाडु से कांग्रेस का सफाया हो गया। इसके बाद से कांग्रेस वहां अपने दम पर कभी सत्ता में नहीं लौटी। कर्नाटक में भी भाषा पर झगड़े होते रहे। कर्नाटक में कन्नड़ और मराठी पर संघर्ष होता है। कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों में मराठी दावा ठोकते हैं। उनका कहना है कि उत्तरी कन्नड़ के जिले मराठी बोलते हैं, इसलिए इन सीमावर्ती इलाकों पर महाराष्ट्र का अधिकार है, जबकि कर्नाटक के लोग इसे बेवजह की सियासत बताते रहे। उनका आरोप है कि मराठी नेता जानबूझकर सियासत करते हैं। मराठियों के इस विरोध से कर्नाटक के नेताओं को भी फायदा होता है। तो फिर भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर सियासतदानों को जहां फायदा दिखता है वो पूरा फायदा लेते हैं लोगों को लड़वाकर। आज की एक और खबर है, एक शूटर गिरफ्तार, 4 अब भी फरार हैं। बिहार में जो दिन दहाड़े शूट आउट हुआ, ये तस्वीरें आपको याद होगी। पारस अस्पताल में फायरिंग हुई और किस तरह से 5 बदमाश आए और आईसीयू में घुसे और एक के बाद एक उन्होंने फायरिंग की और एक बड़े गैंगस्टर की हत्या कर दी। 36 गोलियां मारी थी आईसीयू में घुसकर, 36 गोलियां। और ये जो थे जितने, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिली है। इसमें से जो मेन शूटर था, जो आगे चल रहा था, तौसीफ बादशाह, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। और बाकायदा देखिए तौसीफ बादशाह का एक भाई भी है, मौसेरा भाई निशू खान, उसकी गिरफ्तारी हुई है कोलकाता से। आपको दोस्ती के कारण मर्डर हुआ, दोस्ती के कारण। निशु क्या कहेंगे? दोस्ती क्या बताता? पटना की इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था,
बड़े अस्पताल के आईसीयू में हत्या की ऐसी तस्वीरें पहली बार आई थी। गैंगस्टर तौसीफ और उसके गुर्गों ने दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम दिया था, लेकिन तौसीफ तो इस मास्टरमाइंड का एक प्यादा निकला। इस हत्या का मास्टरमाइंड कोई और है, जो पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद है, जिसका नाम शेरू है। लेकिन पुलिस फिलहाल एक गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर अपनी पीठ थपथपा रही है। अब देखिए जरा, उस शख्स की गिरफ्तारी हो गई है जो सबसे आगे नजर आ रहा था, लेकिन क्या वही मास्टरमाइंड है? यही ताज्जुब की बात है। जिस शख्स को आप देख रहे हैं, जिसे तौसीफ बादशाह कहा जा रहा था, ये मास्टरमाइंड और बादशाह नहीं है। दरअसल ये तो प्यादा है, बादशाह कहीं और है, मास्टरमाइंड कोई और है। बिहार की पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। चंदन मिश्रा केस में तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार किया गया। चंदन हत्याकांड में तौसीफ का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने दावा किया कि तौसीफ ने हत्याकांड को अंजाम दिया। तौसीफ पर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और एनडीपीएस का केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने तौसीफ के मौसेरे भाई निशू खान को भी पकड़ लिया है। निशू पर रंगदारी, धमकी और हत्या के प्रयास के मामले में थाने में दर्ज है। तौसीफ, बादशाह और निशू खान की गिरफ्तारी कोलकाता से की गई और तौसीफ और निशू के अलावा उनके 2 और सहयोगियों को पकड़ा गया है, जिनके नाम हर्ष और भीम बताए जा रहे हैं, जो इन दोनों की मदद कर रहे थे। हर्ष और भीम पटना के दीघा के रहने वाले हैं। दोनों निशू खान के साथ रहते थे। बिहार एसटीएफ और पश्चिम बंगाल की एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है। बिहार पुलिस चारों अपराधियों को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से पटना ला रही है। खबर है कि पुलिस ने इन चारों के अलावा 4 और अपराधियों को शिकंजे में लिया है, जिनमें एक का नाम सचिन सिंह जबकि दूसरे का नाम अल्पना दास है। हालांकि आईसीयू में जिन 5 अपराधियों ने चंदन को गोली मारी थी, उनमें 4 का पता नहीं है अब तक, वो 4 फरार है। इनमें तौसीफ बादशाह के अलावा मोनू, बलवंत, अभिषेक और नीलेश शामिल थे। बिहार की राजधानी पटना में 17 जुलाई को दिन दहाड़े चंदन की हत्या हुई। तौसीफ बादशाह समेत 5 अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर गोली मारी। तब चंदन मिश्रा पटना के पारस अस्पताल की आईसीयू वार्ड में था। गैंगस्टर चंदन की हत्या के बाद सभी तमंचा लहराते भागे और भागने के दौरान इनके जश्न मनाने का भी वीडियो सामने आया था। सुनिए जरा पटना के एसएसपी क्या कह रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें पटना लाया जा रहा है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मिले हैं, जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। अभी तक जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हुआ है, इसमें ये बात आई है कि तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं निशू खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। निशू खान के अलावा जो 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं, ये उनके सहयोगी रहे हैं और उसमें उनके भागने में सहयोग किया गया था। तौसीफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं। इन पे पूर्व में एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। निशू खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। इनका ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है। ट्रांजिट रिमांड लेकर इनको यहाँ लाया जाएगा और फर्दर पूछताछ किया जाएगा इसमें। अब देखिए जरा ये साजिश रची कैसे गई। उसके बाद मैं आपको जो सबसे आगे चल रहा था, गोली चलाने वाला बादशाह, इसके भाई को सुनवाऊंगा। इसके पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है शेरू और यह है चंदन जो मारा गया। तो चंदन और शेरू गैंग में आपस में लड़ाई थी। यह भेजा गया था बादशाह मारने के लिए। दरअसल इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है शेरू सिंह, जो किनारे जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। शेरू सिंह का असली नाम है ओंकार सिंह। गैंगस्टर शेरू सिंह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में इस वक्त बंद है। ओंकार उर्फ शेरू ने पुरुलिया जेल में ही हत्या की प्लानिंग रची। शेरू ने 10 लाख में तौसीफ को चंदन की हत्या की सुपारी दी। शेरू और तौसीफ की मुलाकात पटना के बेऊर जेल में हुई थी। जानकार बताते हैं शेरू और चंदन कभी जिगरी दोस्त थे, यानी वो जो कॉर्नर पर तस्वीर है वो शेरू और ये चंदन, ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़ गए, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। 17 जुलाई को चंदन मिश्रा की हत्या की गई। तौसीफ के भाई निशू के घर प्लानिंग हुई। प्लानिंग के बाद शूटरों ने पारस अस्पताल की रेकी की। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती चंदन मिश्रा का रूम देखा गया। पारस अस्पताल में घुसने और भागने के रास्ते की प्लानिंग की गई। चंदन की हत्या से पहले सभी 5 शूटर निशू खान के घर आकर रुके। निशू खान कौन है, मैं आगे सुनवाऊंगा आपको। निशू खान ने पारस अस्पताल के पीछे एक अपार्टमेंट ठिकाना बना रखा था। सभी शूटर वारदात से 3 दिन पहले निशू खान के अपार्टमेंट में पहुंच गए। गुरुवार को दोपहर सभी अस्पताल पहुंचे और चंदन मिश्रा को 36 गोलियां मारी गई। चंदन मिश्रा की हत्या के बाद सभी सहयोगियों की मदद से बंगाल भाग गए।
बंगाल के कोलकाता में एक गेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था की गई। शूटरों को भागने में कई लोगों ने मदद की, इसलिए छापे चल रहे हैं। कोलकाता के अलावा पुरुलिया, पटना, बक्सर में छापे जारी हैं, क्योंकि गिरफ्तारी 8 की हुई है, जिसमें शूटर केवल 1 है। अभी 4 और पकड़े जाने, 6 एक बाहर और था। सुनिए जरा निशू खान को, सुनिए जो इस प्लानिंग में शामिल था और जो तौसीफ का भाई है। आपको इलाज के लिए दिल्ली जाना था, तो अचानक आप लोग कलकत्ता क्यों चले आए? हमको अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर साथ जाना था बस। पहले भी आए थे कोलकाता में तौसीफ और आप? हम वो एक शादी में हम लोग आए काफी पहले, वो भी सिस्टर की शादी में 2020-21 में। भाई का जो क्राइम में है, आपको पता है ये क्राइम हुआ था, भाई किया था, आपको पता है? करने के बाद हमको पता है। क्या बोला भाई आपको? कि भैया हम ऐसा कर दिए। क्यों किया पूछे आप? इतना नहीं पूछे, जब वो बोल दिया तो मेरा माइंड काम नहीं किया। फिर आपके ये जो गर्लफ्रेंड है ये कलकत्ता में रहती है जी। परिचय कैसे हुआ उनके साथ? परिचय ये मर्डर के पीछे इंटेंशन क्या था, क्या मोटिव क्या था, किस लिए मारा, कारण क्या? नहीं हमको कुछ नहीं पता। तो भैया ने कुछ नहीं बोला जब बोला कि मर्डर किया है? कुछ नहीं किया है ये नहीं बोला? कुछ नहीं। क्यों मर्डर किया? उतना हम नहीं पूछे हैं, कुछ नहीं जानते। दिल्ली जाने का शेरू ने बोला था, ये बताया शेरू ने जी। कलकत्ता से दिल्ली जाने का प्लान कब था? गर्लफ्रेंड को लेके दिल्ली जाने का प्लान कब था? कल तो आप लोग पकड़े गए। हाँ। कल ही जाने का प्लान था रात को? जी। कल रात को ही? हाँ। तो उससे पहले क्या पुलिस पहुंच के आप लोगों को पकड़ लिया? जी। किससे जाने वाले थे, ट्रेन से या? आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ बाढ़ की तस्वीरें जो हिला देने वाली है। तुर्की से पाकिस्तान तक हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीर देखिए वियतनाम की, मैं आपको दिखा रहा हूं। लगातार तूफान के बाद के हालात आप देख रहे हैं। ये देखिए पूरा ये पूरी बोट पलट गई। तुर्की की तस्वीर देखिए जरा, तुर्की में बाढ़ के बाद क्या हालात हैं। ये पाकिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं, रावलपिंडी की। रिहायशी इलाकों में पानी भरा है। 2 दिन पहले भी मैंने आपको रावलपिंडी में एक पत्रकार पानी में है वो भी दिखाया था। अगली तस्वीर देखिए, ये भी पाकिस्तान की है। रेस्क्यू किया जा रहा है, किस तरह से लोग फंसे हुए हैं। आइए, और अब बारी है आज के सूत्र की। दूसरों की मदद और समाज के लिए कुछ करना जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ऐसा करने पर आपकी खुशियां और बढ़ेंगी और तरक्की की रफ्तार भी। जिंदगी का यह सूत्र दिया है तकनीकी दिग्गज और HCL के कारोबारी शिव नादर ने। शिव नादर साहब का जन्म 1945 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ। आज नादर दुनिया के 39वें और भारत के तीसरे सबसे अमीर शख्स हैं। उनकी संपत्ति 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन नादर की चर्चा उनके कारोबार से ज्यादा उनके समाज सेवा के काम के लिए होती है। वो रोज करीब 6 करोड़ रुपए दान करते हैं और देश के सबसे बड़े दानवीर हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक को बढ़ाने के लिए वो दान देते हैं और फाउंडेशन चलाते हैं। गरीब परिवार में जन्मे नादर के लिए इंजीनियर से दानवीर का सफर मुश्किलों भरा रहा। जब वो हाई स्कूल में थे तभी पिताजी का निधन हो गया। उनका इंजीनियरिंग का सपना खतरे में था, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे होने की वजह से उन्हें छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने सपना पूरा किया। परिवार पर पैसों का बोझ ना बढ़े इसलिए वो जल्द ही नौकरी भी करने लगे। लेकिन अंदर ही अंदर नादर साहब ने तय कर लिया था कि वो ऐसा काम करेंगे जिससे पैसों की कमी के चलते गरीब प्रतिभाओं को समझौता ना करना पड़े। 1976 में नौकरी छोड़कर नादर ने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी HCL शुरू की। अपनी टीम के साथ उन्होंने कंप्यूटर और IT तकनीक पर काम शुरू कर दिया। उनकी कंपनी HCL ने एप्पल से भी पहले कंप्यूटर बना लिया था। अब 60 देशों में 2 लाख से ज्यादा लोग उनकी इस कंपनी में काम करते हैं। वो अपनी कंपनी के कर्मचारियों को पैसे और तोहफे के साथ जिंदगी का अहम सूत्र भी देते हैं। शिक्षा एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो समाज को बदल सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा दान और ध्यान हमें शिक्षा पर देना चाहिए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH